एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक स्कल को दिखाया जाता है जो कि एक राक्षस का होता है और उसके ऊपर एक मूर्ति होती है द फर्स्ट विजिट किंग की। और इस बंदे की मूर्ति यहाँ पर इसलिए बनाई गई है क्योंकि इसी बंदे ने इस बड़े से राक्षस को मारा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम चर्च को देखते हैं जहाँ पर फादर को गेट के बाहर दो छोटे बच्चे मिलते हैं जिनको कोई वहाँ पर छोड़कर चला गया होता है। फादर समझ जाते हैं कि दोनों बच्चे अनाथ हैं और वो उन दोनों को अपने साथ अंदर ले आते हैं। उन दोनों की टी शर्ट पर उनके नाम लिखे होते हैं जिनमें से एक तो बहुत ही प्यारा और शांत होता है जिसका नाम यूनो होता है, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा बदमाश और शरारती होता है और वो वहाँ पर पता नहीं कैसे कैसे अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है जिसका नाम आस्था होता है और यही इस एनिमी सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि 15 साल बीत जाते हैं जहाँ पर आस्था थोड़ा बड़ा हो जाता है और आस्था अपनी चर्च की सिस्टर लिली को ही प्रपोज कर देता है। वो कहता है कि मैं बड़ा होकर विजार्ड किंग बनूंगा और आपको बहुत ही खुश रखूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए सिस्टर लिली। जिस पर सिस्टर लिली कहती है नहीं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आस्था बहुत ही जिद्दी होता है और वो सिस्टर लिली से जिद करने लगता है कि वो उससे शादी कर ले और इसी वजह से सिस्टर लिली आस्था से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने मैजिक का यूज करके आस्था को वाटर पंच मार देती है जिसकी वजह से आस्था वहीं पर बेहोश हो जाता है और सिस्टर लिली उसके पास उसे चेक करने के लिए आती है। वो आस्था से कहती है तुम ठीक तो हो ना। तभी वहाँ पर चर्च के कुछ बच्चे आ जाते हैं और वो सिस्टर लिली से कहते हैं बिल्कुल सही किया आपने, जब भी ये आपको परेशान करे तभी इसको एक दो वाटर पंच मार दिया करिए। लेकिन तभी आस्था होश में आ जाता है और वो फिर से सिस्टर लिली के पीछे पड़ जाता है। लेकिन इस बार वहाँ पे यूनो आ जाता है और वो आस्था को अपने मैजिक से घिरा देता है। ऐसा होने के बाद आस्था गुस्से में उठता है और भाग के यूनो के पास आ जाता है और वो उससे कहता है कि आखिर तुम हर बार मेरे और सिस्टर लिली के बीच में अपनी टांग को क्यों अड़ाते हो। जिसे सुनकर यूनो कहता है देखो, पहले तो तुम बहुत ही ज्यादा शोर मचाते हो, दूसरा तुम्हारी हाइट कम है, तीसरा तुम दिमाग से कम हो और सिस्टर लिली चर्च की नन है और नन लोग शादी नहीं कर सकते, तुम्हारे दिमाग में इतना भी नहीं घुसता क्या। जिससे सुनकर आस्था को काफी गुस्सा आने लगता है और वो यूनो से कहता है आजा लड़ ले मुझसे, देखते हैं कौन जीतेगा। इसे सुनकर यूनो कहता है कि मुझे तुमसे लड़के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये सुन के आस्था यूनो से कहता है क्यों, डर गए क्या। इस पर एक छोटा बच्चा जिसका नाम मैक्स होता है वो कहता है कि तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम यूनो को कभी जिंदगी में भी हरा पाओगे। जिसके जवाब में आस्था मैक्स से कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बच्चे, मैं तुमसे इतना बड़ा हूँ फिर भी तुम मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हो। जिसके जवाब में मैक्स कहता है कि नहीं, मैं किसी ऐसे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता जो कि 15 साल का होने के बाद भी मैजिक का यूज ना कर सके। इसके बाद हमें पता चलता है कि आस्था मैजिक का यूज नहीं कर सकता है, मतलब आस्था एकदम मैजिक लेस है और इस वर्ल्ड में सब कुछ मैजिक से ही होता है। और आस्था ही यहाँ पर एक ऐसा लड़का है जो कि मैजिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसके बाद मैक्स आस्था से कहता है कि तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम बिना मैजिक के यूनो जैसे पावरफुल मैजिशियन को कभी हरा पाओगे। इसे सुनकर आस्था कहता है कि अगर यूनो इतना ही स्ट्रांग है तो वो ये कर सकता है क्या, और वो वहाँ पर बहुत ही तेज क्रंचेस मारने लगता है। असल में आस्था को मैजिक तो आता ही नहीं है और इसलिए वो एक्सरसाइज करके खुद को स्ट्रांग बनाने लगता है। इसे देखकर मैक्स आस्था से कहता है कि तुम ऐसा करके विजार्ड किंग नहीं बन सकते हो क्योंकि विजार्ड किंग स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है, ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर। और तभी यूनो अपने मैजिक का यूज करके सिस्टर लिली के कपड़े सुखाने लगता है, जिसे देखकर सारे बच्चे भागकर यूनो के पास चले जाते हैं और आस्था का भी सपना यूनो की ही तरह विजार्ड किंग बनने का होता है। इसके बाद सिस्टर लिली यूनो को कपड़े सुखाने के लिए थैंक्स कहती है, जिसे देखकर आस्था को बहुत जलन होने लगती है, तो इसलिए वो जल्दी से भागकर लकड़ियां काटने के लिए आ जाता है ताकि सिस्टर लिली भी उसे थैंक यू कहे। लेकिन इससे पहले कि वो लकड़ियां काट पाता उसे पहले ही यूनो अपने मैजिक से लकड़ियां काट देता है। इसे देखकर मैक्स कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि अगला विजार्ड किंग यूनो ही बनेगा, तुम नहीं आस्था। और तभी वहाँ पर फादर आ जाते हैं। फादर वहाँ आते ही यूनो की बहुत तारीफ करने लगते हैं कि यूनो जरूर एक दिन इस चर्च का नाम रोशन करेगा। इसे सुनकर आस्था दुखी हो जाता है और कोने में बैठ जाता है। तभी उसके पास सिस्टर लिली आती है और उसे कहती है दुखी मत हो आस्था, थोड़े दिनों में तुम्हें तुम्हारी ग्रिमवॉर मिल जाएगी तो तुम भी मैजिक का यूज कर पाओगे। जिसको सुनकर आस्था खुश हो जाता है और खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि आप देखना सिस्टर लिली, मुझे इस दुनिया की बेस्ट ग्रिमवॉर मिलेगी और फिर मैं बहुत मेहनत करके सबसे स्ट्रांग बनूंगा और फिर एक दिन मैं विजार्ड किंग बनूंगा। ग्रिमवॉर असल में एक बुक होती है जिसमें 3 लीफ बनी होती है और ये ग्रिमवॉर सबको 15 साल की एज में मिलती है और इसे पाने के बाद उन लोगों का मैजिक काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इस ग्रिमवॉर से वो मैजिकल अटैक भी कर सकते हैं।
इसके बाद आस्था यूनो से कहता है कि जब मुझे मेरी ग्रिमवॉर मिल जाएगी तब हम बचपन की ही तरह साथ में प्रैक्टिस करेंगे और साथ में बहुत स्ट्रांग बनेंगे। लेकिन इस पर यूनो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। यूनो के ऐसा बर्ताव करने से आस्था बहुत ही दुखी हो जाता है और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में सिस्टर लिली यूनो के पास आती है और उसे कहती है तुम्हें आस्था के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके जवाब में यूनो कहता है कि मेरे रहते आस्था कभी भी विजार्ड किंग नहीं बन पाएगा। जिस पर सिस्टर लिली को लगता है क्योंकि आस्था बहुत ही दुखी होके गया है तो वो मे भी किसी जगह पर बैठ के रो रहा होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम आस्था को देखते हैं। वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है और ज्यादा स्ट्रांग बनने के लिए और अपने विजार्ड किंग बनने के सपने को पूरा करने के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि आस्था और बहुत सारे बच्चे ग्रिमवॉर टावर में जा रहे होते हैं, जहाँ पर उन लोगों को अपनी अपनी ग्रिमवॉर मिलेगी। जिसे देखकर आस्था बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है क्योंकि आखिरकार अब तो वो मैजिक का यूज कर पाएगा और यूनो को टक्कर दे पाएगा। और इसके बाद आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 नोबल फैमिलीज के भी बच्चे आए होते हैं जो कि आस्था और यूनो का मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रिमवॉर के मास्टर आ जाते हैं और वो सभी से कहते हैं कि आप सारे बच्चों का यहाँ पर स्वागत है। इसे देखकर आस्था काफी खुश और एक्साइटेड हो रहा होता है। तो फिर आगे मास्टर एक मैजिकल स्पेल बोलते हैं जिसे सारे बच्चों के पास अपने आप उनकी ग्रिमवॉर जाने लगती है, जिससे सारे लोग अपनी अपनी ग्रिमवॉर पाके बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन इधर आस्था के पास कोई ग्रिमवॉर नहीं आती है। तो इसे देखकर वो कहता है मेरी ग्रिमवॉर कहाँ है, मेरी ग्रिमवॉर लेट हो गई क्या। लेकिन तभी यूनो के पास उसकी ग्रिमवॉर आ जाती है जो कि होती है एक 4 लीफ ग्रिमवॉर जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होती है और यही ग्रिमवॉर फर्स्ट विजार्ड किंग के पास भी होती है। जिसे देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार यूनो जो कि नोबल फैमिली का भी नहीं है उसे 4 लीफ ग्रिमवॉर कैसे मिल गई। और तभी यूनो उल्टा घूमता है और वो कहता है कि मैं बनूंगा अगला विजार्ड किंग। इसे सुनकर सारे के सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी आस्था कहता है कि तुम नहीं, मैं बनूंगा अगला विजार्ड किंग। जिसे सुनकर सारे के सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। और इसके बाद यूनो भी आस्था को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आस्था जंगल में पेड़ के ऊपर से उल्टा लटका होता है और वो वहां पर बहुत ही ज्यादा उदास होता है क्योंकि ना उसके पास मैजिक है और अब तो उसे उसकी ग्रिमवॉर भी नहीं मिली। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो हार नहीं मानता है और वो उठ के खुशी से कहता है कि क्या हुआ, मेरे को अगर मेरी ग्रिमवॉर नहीं मिली तो, पर मैं तभी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा और एक दिन मैं विजार्ड किंग बनूंगा। तुम बस मेरा वेट करना यूनो, मैं तुम्हें ये प्रूव करके दिखाऊंगा। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है और इसके बाद हम यूनो को देखते हैं जहाँ पर 2 लोग जलन के मारे यूनो से लड़ने के लिए आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारे जैसे गरीब को 4 लीफ ग्रिमवॉर कैसे मिल सकती है और हम नोबल्स को नहीं, मैं जला दूंगा तुम्हारी इस ग्रिमवॉर को। और वो यूनो के ऊपर अपना मैजिकल अटैक कर देता है। लेकिन यूनो अपनी ग्रिमवॉर को यूज किए बिना ही खुद को डिफेंड कर लेता है, जिसे देखकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं कि यूनो ग्रिमवॉर के बिना ही इतना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी कुछ चेन्स आकर उन दोनों को पकड़ लेती हैं और तभी वहां पर एक आदमी आता है और उन दोनों से कहता है तुम दोनों पागल हो क्या, इतनी रेयर चीज को तुम दोनों जलाना चाहते थे क्या। जिसे देखकर यूनो उस बंदे से पूछता है कौन हो तुम, जिसके जवाब में ये बंदा बताता है कि मेरा नाम स्नेक है और मुझे वो चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है। और तभी वो अपने मैजिक का यूज करता है जिसे कुछ चेन्स जमीन के अंदर से बाहर आती हैं और यूनो को पकड़ लेती हैं और उसकी 4 लीफ ग्रिमवॉर उसे छीन लेती हैं। यूनो उसे कहता है कि तुमने मेरी ग्रिमवॉर मुझसे छीन तो ली, लेकिन तुम्हें ये तो पता ही होगा कि ग्रिमवॉर का ओरिजिनल ओनर ही सिर्फ उसका यूज कर सकता है। स्नेक उसे कहता है हाँ मेरे को पता है कि तुम्हारे बिना तुम्हारी ग्रिमवॉर को कोई यूज नहीं कर सकता है, लेकिन ब्लैक मार्केट में मुझे इस 4 लीफ ग्रिमवॉर के बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे और इसीलिए मैं तुम्हारी ग्रिमवॉर तुमसे छीन रहा हूँ। तुम्हारा शुक्रिया और मुझे माफ करना क्योंकि तुम्हारे विजार्ड किंग बनने का सपना यहीं पर खत्म होता है। लेकिन तभी वहां पर आस्था आ जाता है और वो आते ही दीवार से टकरा जाता है। लेकिन फिर वो खड़ा हो जाता है और कहता है क्या हो रहा है यहाँ और तुम कौन हो। इस पर यूनो से कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से भागो क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है। तो इसे सुनकर आस्था को सारा खेल समझ आ जाता है और वो स्नेक से कहता है कि चुपचाप यूनो की ग्रिमवॉर उसे वापस कर दो। जिसे सुनकर स्नेक कहता है कि तुम तो वही लूजर हो ना जिसे एक भी ग्रिमवॉर नहीं मिली। और इतना बोलकर स्नेक आस्था की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है और उस पर हंसने लगता है। इसके जवाब में आस्था कहता है हाँ मैं वही हूँ जिसे कोई भी ग्रिमवॉर नहीं मिली, लेकिन मैं वो भी हूँ जो कि विजार्ड किंग बनेगा। और इतना बोलकर आस्था स्नेक की तरफ भागता है। इस पर यूनो उसे कहता है स्नेक से मत लड़ो आस्था,
लेकिन तभी स्नेक अपने मैजिक से आस्था पर अटैक करता है, मगर आस्था उसके अटैक से बच के उसके पीछे आ जाता है और आस्था उसे एक पंच मारने ही वाला होता है कि तभी स्नेक की चेन्स आकर उसे भी पकड़ लेती हैं और फिर स्नेक अपने मैजिक से आस्था को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। इस पर आस्था अपने मन में सोचता है कि ये तो बस एक चोर है, लेकिन ये फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, और अगर एक चोर इतना स्ट्रॉन्ग है तो विजार्ड किंग कितना स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन तभी स्नेक आस्था को दीवार में पटक देता है और उसके पास आकर वो कहता है कि ध्यान से सुनो बच्चे, तुम अगर 100 जन्म भी लोगे तब भी तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। इस पर आस्था सोचता है कि ये तो सही कह रहा है, मैं चाहे कितना भी खुद को ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग बना लूं, लेकिन मैं इसे कभी नहीं हरा पाऊंगा। इसके बाद स्नेक आस्था की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है और वो उसके ऊपर हंस भी रहा था और उससे कहता है कि अपनी चेन से किसके अंदर कितना मैजिक है मैं ये नाप सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो एक तिनके के बराबर भी मैजिक नहीं है, इसीलिए तुम्हारे पास कोई भी ग्रिम वॉर नहीं आई, क्योंकि ग्रिम वॉर मैजिक को बढ़ाती है और तुम्हारे पास तो मैजिक ही नहीं है। तुम विजार्ड किंग तो क्या, तुम कोई नॉर्मल सी जॉब भी नहीं कर सकते हो। शर्म करो अपनी जिंदगी पर, तुम एक बहुत ही बड़े लूजर हो। जिसको सुन के आस्था अंदर से टूट जाता है और सोचता है कि ये सही तो कह रहा है, मेरे अंदर तो मैजिक ही नहीं है और ना ही मेरे पास कोई ग्रिम वॉर है, तो फिर आखिर मैं विजार्ड किंग कैसे बन सकता हूँ, जो कि पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है। और तभी जिंदगी में पहली बार आस्था गिव अप करने वाला होता है कि तभी यूनो चिल्लाकर बोलता है, नहीं, मैं जानता हूँ कि आस्था विजार्ड किंग नहीं बनेगा, क्योंकि अगला विजार्ड किंग तो मैं बनूंगा। लेकिन आस्था कोई लूजर नहीं है, वो मेरा राइवल है और उसके अंदर भी एक मैजिकल पावर है और वो है कभी भी गिव अप ना करना। और इसे सुनकर आस्था के अंदर मानो फिर से जान आ जाती है। वो स्नेक से कहता है, दूर हट मुझसे, और आस्था के पास से एक अजीब सी एनर्जी आने लगती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि स्नेक अपने मैजिक से आस्था को इंजर्ड कर देता है और जिंदगी में पहली बार आस्था गिव अप करने वाला होता है। लेकिन तभी यूनो चिल्लाकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि आस्था विजार्ड किंग नहीं बन सकता, क्योंकि अगला विजार्ड किंग तो मैं बनूंगा। लेकिन आस्था कोई लूजर नहीं है, वो मेरा राइवल है और उसके अंदर भी एक मैजिकल पावर है और वो है कभी भी गिव अप ना करना। और इसको सुनकर आस्था के अंदर मानो फिर से जान आ जाती है। वो स्नेक से कहता है, दूर हट मुझसे, और आस्था के पास से एक अजीब सी एनर्जी आने लगती है। आस्था यूनो से कहता है कि तुम चिंता मत करो यूनो, मैं से तुम्हारी ग्रिम वॉर नहीं ले जाने दूंगा, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। और तभी अचानक से आस्था की खुद की ग्रिम वॉर उड़ते हुए उसके सामने आ जाती है, जो कि कोई नॉर्मल ग्रिम वॉर नहीं बल्कि वो होती है एक 5 लीफ ग्रिम वॉर, जो कि पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, मतलब यूनो से भी ज्यादा रेयर। इस दुनिया में 3 तरह की ग्रिम वॉर है। 3 लीफ ग्रिम वॉर, इसमें मैजिकल पावर होती है और ये बहुत कॉमन है। 4 लीफ ग्रिम वॉर, जो कि बहुत ही रेयर होती है और इसमें मैजिकल पावर के साथ गुड लक भी होता है। और 5 लीफ ग्रिम वॉर, जो कि पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है और इसके अंदर होता है एक डीमन। और इसके बाद आस्था को फाइनली उसकी ग्रिम वॉर मिल जाती है। इस पर यूनो आस्था को देखकर स्माइल करता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम वो हो जो कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हो, जैसा तुमने बचपन में किया था। इसके बाद एक सीन शिफ्ट होता है और आगे हम इन दोनों के बचपन का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूनो भागते भागते नीचे गिर जाता है और रोने लगता है। इस पर आस्था उसकी हेल्प करता है और एकदम उसके बड़े भाई की तरह उसे हर मुश्किल से प्रोटेक्ट करता है। आगे हम देखते हैं कि सिस्टर लिली आस्था और यूनो को पहले विजार्ड किंग की स्टोरी सुनाती हैं कि कैसे एक बार पूरी दुनिया पर एक बहुत ही बड़े ताकतवर राक्षस ने हमला कर दिया था और हर जगह पर तबाही मच गई थी और हर तरफ दुख ही दुख फैल गया था। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक लड़का आ जाता है और वो उन सभी को बचा लेता है और उसके पास होती है एक 4 लीफ ग्रिम वॉर। आगे उसकी और उस राक्षस की बहुत दिनों तक बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन आखिरकार वो लड़का उस राक्षस को हरा देता है और दोबारा से दुनिया में सुख और शांति ले आता है और वही बनता है इस दुनिया का फर्स्ट विजार्ड किंग, जो कि पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन है। इसी स्टोरी को सुनकर आस्था और यूनो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों बड़े होकर विजार्ड किंग बनेंगे। इसके बाद शाम को फादर आकर यूनो को एक लेटर देते हैं और उससे कहते हैं कि उस लेटर को विलेज के बाहर एक आदमी को पहुंचाने को। इसे सुनकर आस्था कहता है कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन यूनो उसे जाने से मना कर देता है और कहता है नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। आगे यूनो अकेला उस आदमी के पास पहुंच जाता है और उसे वो लेटर दे देता है। इसके बाद रात हो जाती है और आस्था को यूनो की चिंता होने लगती है। आगे वापस लौटते वक्त यूनो को एक बड़ा सा आदमी सामने आकर घेर लेता है और वो यूनो का पेंडेंट उसे जबरदस्ती छीन लेता है। यूनो उसे कहता है कि प्लीज मुझे ही वापस कर दीजिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। जिस पर ये आदमी कहता है कि चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, वरना मुझे तुम्हें जान से मारना पड़ेगा। जिसे सुनकर यूनो डर जाता है
और सोचने लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी वहाँ पर आस्था आ जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है। वो आदमी आस्था को दूर फेंक देता है, लेकिन आस्था फिर से उठ के उसको पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यूनो आस्था को देखकर सोचता है वो इस आदमी को नहीं हरा सकता, फिर वो लड़ क्यों रहा है इससे। आगे वो आदमी आस्था को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है, लेकिन आस्था फिर भी गिव अप नहीं करता और उसे पकड़े रहता है और जोर जोर से चिल्ला रहा था कि यूनो का पेंडेंट वापस कर। इस पर वो आदमी घबरा जाता है और उस पेंडेंट को वहीं पर छोड़ के चला जाता है और आस्था वहीं पर गिर जाता है और यूनो उसके पास आके रोते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। इस पर आस्था कहता है तुम चिंता मत करो यूनो, मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और एक दिन मैं बनूंगा विजार्ड किंग। इसके बाद ये सीन यहाँ पर कट होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आस्था की ग्रिमवॉर से एक अजीब सी स्वॉर्ड बाहर आ जाती है। इस पर स्नेक कहता है कि तुम्हारे पास अचानक से ग्रिमवॉर कैसे आ गई, तुम्हारे पास तो मैजिक ही नहीं है, और वो आस्था के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। इस पर आस्था अपनी स्वॉर्ड को यूज करता है और स्नेक की मैजिकल चेन्स गायब हो जाती है। इस पर स्नेक कहता है तुमने मेरी मैजिकल चेन्स गायब कर दी, आखिरकार तुम कौन हो और तुमने ये किया कैसे। जिस पर आस्था कहता है मैं वो हूँ जो कि बन गया एक दिन विजार्ड किंग, और ये कहकर आस्था स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे एक ही बारी में हरा देता है। आगे यूनो उसे देखकर स्माइल करता है और आस्था उसके पास आता है और बोलता है यूनो ये देखो मुझे फाइनली मेरी ग्रिमवॉर मिल गई। यूनो उसे कहता है कि तुमने मुझे एक बार और बचा लिया आस्था, तुम्हें याद ही होगा वो प्रॉमिस जो कि हमने बचपन में किया था। इसके बाद अगले सीन में हम फिर से इन दोनों का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर यूनो आस्था से पूछता है मैं इतना वीक हूँ, क्या मैं विजार्ड किंग बन सकता हूँ। जिस पर आस्था कहता है अगर तुम बहुत मेहनत करोगे और कभी भी गिव अप नहीं करोगे तो तुम क्या कोई भी विजार्ड किंग बन सकता है। जिसके बाद यूनो खड़ा होता है और बोलता है ठीक है, मैंने भी डिसाइड कर लिया है, आज के बाद मैं कभी भी नहीं रहूंगा और मैं बहुत मेहनत करके एक दिन विजार्ड किंग बनूंगा और तुमको और चर्च के सारे लोगों को खुश रखूंगा। जिस पर आस्था कहता है इसका मतलब हम एक दूसरे के राइवल हैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों बहुत मेहनत करके एक दिन विजार्ड किंग बनेंगे। इसके बाद प्रेजेंट में आस्था कहता है हाँ मुझे याद है, मुझे तो लगा था कि तुम इसके बारे में भूल चुके हो। इसके बाद वो दोनों फिर से बचपन की ही तरह दोबारा से शर्त लगाते हैं कि पहले विजार्ड किंग कौन बनेगा। इसके बाद ये सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम अभी के विजार्ड किंग को देखते हैं और उन 9 मैजिक नाइट्स को भी देखते हैं जो कि विजार्ड किंग के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन है और इनका ये काम है कि किंगडम में पीस और ऑर्डर को मेंटेन रखना। आगे हमें पता चलता है कि इन सभी की एक स्क्वाड भी होती है जिसे ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना होता है और उसी एग्जाम के लिए आस्था और यूनो भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फादर और सिस्टर लिली ग्रिमवॉर टावर के मास्टर के पास आ जाते हैं, जहाँ पर फादर मास्टर से पूछते हैं कि आखिरकार उसने एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूनो के साथ आस्था का नाम क्यों दिया, जबकि आस्था उस एग्जाम में पास भी नहीं हो सकता। तभी मास्टर बताते हैं कि आस्था ने उसे उसकी ग्रिमवॉर दिखाई थी और मुझसे बहुत रिक्वेस्ट भी की थी कि उसे एंट्रेंस एग्जाम में भेज दे, तो इसलिए मैंने भेज दिया। इस पर फादर मास्टर से पूछते हैं जो ग्रिमवॉर आस्था के पास आई है वो क्या है और वो असल में ग्रिमवॉर है भी या नहीं। इसके जो हमें मास्टर से बताते हैं कि मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन उस ग्रिमवॉर की वजह से आस्था को बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। आगे फादर मास्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आस्था बहुत वीक है और उसके पास मैजिक भी नहीं है, तो उसे एंट्रेंस एग्जाम में ना भेजे। जिस पर मास्टर कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं तुम उसे इसलिए नहीं भेजना चाहते क्योंकि अगर वो पास हो गया तो वो यहाँ से चला जाएगा और तुम्हें उसकी याद आएगी। जिस पर फादर थोड़ा शर्मा जाता है और बहाने मारने लगता है और सिस्टर लिली भी ये समझ जाती है कि फादर आस्था को सीक्रेटली बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तभी ये सीन यहाँ पर कट होता है और अगले सीन में आस्था और यूनो रेस लगाते हुए चर्च वापस आ रहे होते हैं और उन दोनों के बीच में टाई हो जाता है। आस्था पूछता है जल्दी बताओ कौन जीता। मैक्स बोलता है यूनो जीता। आस्था कहता है अभी रेस खत्म नहीं हुई है, जो भी चर्च के अंदर पहले घुसेगा वो जीत जाएगा। और आस्था घर के अंदर घुसने ही वाला होता है कि तभी यूनो अपने मैजिक से उसे दूर फेंक देता है और रेस को जीत जाता है। इसके बाद ये सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि आस्था ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी उसके पास मैक्स पहुंच जाता है। आस्था मैक्स से पूछता है क्या हुआ। मैक्स कहता है तुम बेवकूफ हो। जिस पर आस्था गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे इतनी दूर ये कहने के लिए आए हो। इस पर मैक्स उसे कहता है कि तुम्हारे पास तो मैजिक ही नहीं है, तो तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मैजिक नाइट एग्जाम में पास हो जाओगे। तो आस्था कहता है कि अब तो मेरे पास मेरी ग्रिमवॉर आ गई है, तुम देखना मैं इस मैजिक नाइट एग्जाम में जरूर पास होऊंगा और एक दिन मैं विजार्ड। लेकिन तभी मैक्स उसको बीच में रोक देता है और उससे कहता है चुप रहो, जब भी देखो विजार्ड किंग विजार्ड किंग। तुम क्यों नहीं समझते हो हमारे जैसे गरीब और वीक लोगों के सपने कभी भी पूरे नहीं हो सकते हैं।
जिस पर आस्था उसके पास आता है और जोर से चिल्लाकर बोलता है, जरूर हो सकते हैं। अगर तुम अपने सपने को पूरे दिल से चाहो और उसके लिए जी जान लगाकर मेहनत करो तो एक दिन तुम्हारा जो भी सपना हो वो जरूर पूरा होगा। और जिंदगी में पहली बार मैक्स को भी समझ आ जाता है कि आस्था इतना बड़ा भी लूजर नहीं है। इसके बाद रात हो जाती है और फादर काफी सारा अच्छा खाना बनाते हैं क्योंकि कल आस्था और यूनो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाने वाले हैं। इस पर आस्था काफी खुश हो रहा होता है और उससे फादर अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं, देखो आस्था, अगर तुम फेल हो जाते हो तब भी दुखी मत होना, चुपचाप वापस आ जाना, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तभी आस्था कहता है कि ये चीज आप मुझसे ही कह रहे हो या फिर यूनो को भी कहोगे। इस पर फादर उसे कुछ भी नहीं कहते हैं क्योंकि उनको यकीन है कि यूनो आसानी से पास हो जाएगा, बस आस्था का मुश्किल है। आगे आस्था फादर से कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं इस मैजिक नाइट एग्जाम को जरूर पास करूंगा, उसके बाद मैं विजार्ड किंग बनूंगा और वापस आकर सिस्टर लिली से शादी। लेकिन तभी सिस्टर लिली उसे वाटर पंच से मारकर चुप करा देती है। इसके बाद अगले दिन आस्था और यूनो अपनी जर्नी के लिए निकलने लगते हैं। सभी लोगों ने बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। तभी मैक्स कहता है कि आस्था को बाय बोलने की जरूरत नहीं है, वो जल्द ही वापस आ जाएगा। लेकिन अगर तुम किसी तरह पास हो गए आस्था तो मैं मान जाऊंगा कि हम जैसे लोग भी ड्रीम्स देख सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं और फिर मैं भी मैजिक नाइट के लिए मेहनत करूंगा। जिसके बाद आस्था उसे कहता है, तो फिर तैयार हो जाओ मेहनत करने के लिए। इसके बाद आस्था और यूनो अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। तो फिर आस्था के जाने पर सिस्टर लिली भी थोड़ी उदास हो जाती है। आगे आस्था और यूनो बहुत ही लंबे सफर के बाद पहुंच जाते हैं अपने मैजिक नाइट एग्जाम की जगह पर। इस एग्जाम को पास करने के लिए उन्हें काफी पावरफुल ओपोनेंट से लड़ना होगा। आगे आस्था और यूनो क्लोवर किंगडम में पहुंच जाते हैं और आस्था कई अलग अलग चीजों को देखकर काफी एक्साइटेड हो रहा होता है। इसके बाद हम काफी बड़े कैसल को देखते हैं जो कि विजार्ड किंग का होता है। तो आस्था कहता है, देखना एक दिन ये कासल मेरा होगा और मैं यहाँ का विजार्ड किंग बनूंगा, तुम्हारा नहीं मेरा होगा। ये तो वक्त ही बताएगा। आगे हम देखते हैं कि आस्था, यूनो और काफी सारे बच्चे एंट्रेंस एग्जाम को देने आए होते हैं और आस्था सभी से पागलों की तरह चिल्लाकर कह रहा होता है, हेलो दोस्तों, मैं एक दिन यहाँ का विजार्ड किंग बनूंगा। इस पर यूनो ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है जैसे वो उसे जानता ही नहीं हो ताकि उसकी बेइज्जती ना हो सके। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, आस्था और यूनो एंट्रेंस एग्जाम में पहुंच जाते हैं और आस्था यहाँ पर सभी से पागलों की तरह चिल्लाकर कह रहा होता है, हेलो दोस्तों, मेरा नाम आस्था है और मैं यहाँ का विजार्ड किंग बनूंगा। जिस पर यूनो ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है कि जैसे वो आस्था को जानता ही नहीं हो ताकि उसकी बेइज्जती ना हो सके। आगे आस्था और यूनो एंट्रेंस गेट पर पहुंच जाते हैं और जब यूनो अपनी 4 लीफ ग्रिमवॉर निकाल के दिखाता है तो सारे के सारे लोग शॉक रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये लड़का कौन है जिसके पास 4 लीफ ग्रिमवॉर है। इसके बाद गार्ड उसको अंदर जाने देता है, लेकिन जब आस्था अपनी ग्रिमवॉर को दिखाता है तो उस गार्ड को यकीन ही नहीं होता कि ये कोई ग्रिमवॉर है भी या नहीं, क्योंकि आस्था की 5 लीफ ग्रिमवॉर इतनी ज्यादा रेयर है कि कोई भी उसके बारे में नहीं जानता है। मतलब किसी को भी नहीं पता कि इस दुनिया में 4 लीफ ग्रिमवॉर के अलावा 5 लीफ ग्रिमवॉर भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन आस्था की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो गार्ड उसे अंदर जाने देता है और आस्था के पीछे एक लड़का खड़ा होता है जो बोलता है, लड़का काफी फनी लग रहा है मुझको। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स एंट्रेंस लॉबी में आ जाते हैं। आगे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जिसके अंदर जितनी मैजिकल पावर कम होती है उसके पास उतनी ज्यादा मैजिकल बर्ड्स आती हैं, लेकिन यूनो के पास एक भी मैजिकल बर्ड्स नहीं आती है। जो देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये लड़का कौन है जिसके पास एक भी मैजिकल बर्ड नहीं आई और इसके पास 4 लीफ ग्रिमवॉर भी है। क्या ये सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? जो देखकर यूनो के पीछे 2-3 लड़कियां पड़ जाती है और बेचारे आस्था के पीछे ढेर सारी मैजिकल बर्ड्स। जो देखकर सारे के सारे लोग आस्था पर हंस रहे होते हैं कि आखिरकार ये लड़का कौन है जिसके पीछे आधी से ज्यादा बर्ड्स पड़ी हुई हैं। आगे आस्था भागते भागते एक आदमी से टकरा जाता है जो देखने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। आस्था को लग रहा होता है कि ये भी कोई बच्चा है जो कि एंट्रेंस एग्जाम देने आया है और वो उससे पूछता है कि तुमको कहीं लगी तो नहीं। और ये आदमी आस्था का सर पकड़कर उसको उठा लेता है और उससे कहता है, क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? और ये आदमी मैजिकल स्क्वाड्स ब्लैक बुल्स का कैप्टन यामी होता है और आस्था बेचारा आते ही मैजिक नाइट स्क्वाड्स के कैप्टन से पंगा ले लेता है। इसके बाद यामी आस्था का सर पीसने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर यामी के स्क्वाड्स के 2 मेंबर आ जाते हैं, जिनमें से एक का नाम फिनरल है और दूसरे का नाम गार्डन। इसके बाद फिनरल यामी से कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी चलिए, इवेंट स्टार्ट होने वाला है। और आगे हम देखते हैं कि इवेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद यामी आस्था को छोड़कर चला जाता है। आस्था खड़ा होता है और इसी बीच उसके पास एक लड़का आ जाता है जिसका नाम सेके होता है।
और तभी वहाँ पर सारे के सारे मैजिक नाइट्स के स्क्वाड्स के कैप्टन आ जाते हैं और ये सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और आगे हमें बताया जाता है कि इस पूरी दुनिया में इन सबसे स्ट्रांग सिर्फ एक आदमी है जो कि खुद विजार्ड किंग है। इस कैप्टन का नाम विलियम है और ये गोल्डन डॉन स्क्वाड्स का कैप्टन है और इसकी स्क्वाड वर्ल्ड की नंबर 1 स्क्वाड है और सभी का ये सपना होता है कि वो लोग इसके स्क्वाड को ज्वाइन कर पाए। इसके बाद आस्ता सेकी से पूछता है कि विजार्ड किंग कहाँ पर है, जिस पर सेकी बोलता है कि विजार्ड किंग थोड़ी ना छोटे मोटे इवेंट्स में आएंगे, वो हमारे किंगडम के किंग हैं और उन्हें और भी इम्पोर्टेंट काम है। आगे विलियम सभी से कहता है कि टाइम आ गया है अब सभी के एग्जाम को स्टार्ट करने का। वो अपने मैजिक को यूज करता है जिससे एक बड़ा सा पेड़ नीचे आ जाता है और सभी पार्टिसिपेंट्स को एक एक मैजिकल ब्रूम मतलब जादुई झाड़ू दे देता है। आगे वो कहता है कि ये तुम्हारा पहला टेस्ट होगा और तुम सबको अपनी मैजिकल पावर से उड़ना होगा। सारे के सारे स्टूडेंट्स उड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और कैप्टन उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और यूनो सबसे ऊपर उड़ रहा होता है, जो देखकर सभी कैप्टन इम्प्रेस हो जाते हैं। और वहीं पर बेचारा आस्था उड़ने की तो बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता है इस झाड़ू को पकड़ के। तभी इनमें से एक कैप्टन नीचे जाके एक लड़की को डांटता है जो कि इसकी बहन होती है और ये उसे कहता है तुम ये एग्जाम क्यों देने आई हो, सिल्वर फैमिली की बेइज्जती मत करवाओ, तुम्हारा फ्यूचर पहले से डिसाइड है, तुम ये एग्जाम नहीं पास कर पाओगी, चुपचाप वापस चले जाओ, वैसे तुम्हारे होने या ना होने से हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और आगे हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम नोएल है। इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेकी आस्था को बोल रहा होता है ट्राई करते रहो, तुम ये कर सकते हो। तो आस्था बहुत ज्यादा कोशिश करता है उड़ने की लेकिन उसके पास तो मैजिक ही नहीं है तो इसी वजह से वो उड़ नहीं पाता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि आस्था इस वाले और इसके बाद हर टेस्ट में बहुत खराब परफॉर्मेंस देता है। तो विलियम आगे सभी से कहता है कि अब तुम लोगों का फाइनल टेस्ट होगा, तुम सबको एक एक पार्टनर चूज करना होगा जिनसे तुम लड़ाई करोगे। तभी सेकी आस्था से कहता है चलो हम दोनों पार्टनर बन जाते हैं, जिस पर आस्था उसकी बात को मान जाता है। जिसके बाद आस्था और सेकी तैयार हो जाते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। तभी आस्था बोलता है सेकी ऑल द बेस्ट, चलो हम दोनों अपना अपना बेस्ट देते हैं और जो भी हारेगा वो बुरा नहीं मानेगा और उसके बाद हम दोनों की दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम दोनों हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। और तभी सेकी अपना असली रूप दिखाता है। वो आस्था से कहता है ध्यान से सुन गंदी नाली के कीड़े, मैं तेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ, मैंने तुझसे इसलिए दोस्ती की थी क्योंकि मुझे पहले से पता था कि ये वाला टेस्ट होने वाला है जिसमें हमें अपना ओपोनेंट खुद डिसाइड करना होता है और सिर्फ इसलिए मैंने तुझसे दोस्ती की थी ताकि मैं तुझ जैसे वीक लड़की को हरा के आसानी से नाइट किंग बन सकूं। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है, जिसको सुनकर आस्था एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि उसे उसका पहला दोस्त मिल गया है। और ये सभी लोग भी सोचने लगते हैं कि सेकी तो बहुत चालाक निकला, वो आसानी से आस्था को हराकर नाइट किंग बन जाएगा। काश आस्था ने हमें चुना होता तो हम आसानी से जीत जाते, क्योंकि इन सबको लग रहा होता है कि आस्था कोई बहुत ही बड़ा वीक लूजर है। तभी सेकी हंसते हुए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपनी ग्रिमवॉर निकालकर अपने मैजिक से शील्ड बनाकर तैयार हो जाता है। सभी के सभी कैप्टन्स और सब लोगों को लग रहा होता है कि आस्था नहीं जीत पाएगा। और फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है और आस्था अपनी ग्रिमवॉर से अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और वो सेकी के ऊपर अटैक कर देता है और सेकी को एक ही बारी में ढेर कर देता है, जिससे सेकी बेहोश ही हो जाता है। सारे के सारे कैप्टन्स और सभी लोग दंग रह जाते हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ, ये लड़का तो बहुत ही स्ट्रांग है। और यूनो भी दूर से खड़ा होकर आस्था को देखकर हंस रहा होता है। सारे के सारे कैप्टन शॉक रह जाते हैं और आस्था तलवार को अपने कंधे पर रखकर कहता है मेरा नाम याद रखना आस्था, मेरा मकसद बहुत बड़ा है और मैं वो हूँ जो बनेगा एक दिन विजार्ड किंग। इसके बाद कुछ और स्टूडेंट्स की लड़ाई होती है, जिसके बाद यूनो की बारी आ जाती है। यूनो से कोई भी लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि कोई भी हारना नहीं चाहता है, लेकिन तभी यूनो के पास एक लड़का आ जाता है जिसका नाम सलीम होता है और इसी ने यूनो पर पहले अटैक किया था और ये कहता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम पिछली बार बच गए, लेकिन तुम इस बार नहीं बच पाओगे। इसके बाद इन दोनों की बहुत भयानक लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में यूनो अपने मैजिक से सलीम को हरा देता है। तो इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाता है और सारे के सारे कैप्टन्स की बारी आ जाती है चूज करने की वो लोग कौन से स्टूडेंट को अपनी टीम में लेना चाहेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट के लिए एक से ज़्यादा कैप्टन ने हाथ उठा दिया तो उस स्टूडेंट को डिसाइड करना होगा कि वो किसके स्क्वाड में जाना चाहेगा। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट के लिए किसी कैप्टन ने हाथ नहीं उठाया तो वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक एक करके फेल हो रहे होते हैं और इधर आस्था को बहुत टेंशन हो रही होती है कि वो फेल ना हो जाए। इसके बाद यूनो की बारी आ जाती है और जिंदगी में पहली बार नो के नो कैप्टन्स अपने हाथ को उठा देते हैं
क्योंकि ये सभी कैप्टन्स यूनो को अपने स्क्वाड में लेना चाहते हैं और अब यूनो को डिसाइड करना होगा कि वो किसके स्क्वाड में जाना चाहेगा और वो गोल्डन डॉन यानी कि सबसे बेस्ट मैजिक नाइट स्क्वाड को चुन लेता है। जिसके बाद हमारे भाई आस्था की बारी आ जाती है। आस्था बहुत घबरा रहा होता है और मन में बोलता है कि प्लीज गॉड मेरे लिए सिर्फ कोई एक ही हाथ उठा दे, और आस्था के लिए कोई भी अपना हाथ नहीं उठाता है, जिसका मतलब आस्था फेल हो गया है। आस्था काफी दुखी हो जाता है और वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी कैप्टन यामी खड़ा हो जाता है और बोलता है क्या तुम जानते हो कि तुम फेल क्यों हुए? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो और तुम्हारे पास मैजिक भी नहीं है, तो फिर तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम कभी मैजिक नाइट बन सकते हो। इसके बाद कैप्टन यामी उसे अपनी मैजिकल पावर दिखाता है जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि आसपास की जमीन हिलने लगती है। आगे वो नीचे कूद जाता है और आस्था के पास आकर बोलता है मैंने सुना है कि तुम विजार्ड किंग बनना चाहते हो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हें विजार्ड किंग बनने के लिए मुझे और बाकी के 8 कैप्टन्स को हराना होगा, और तुमको क्या लगता है कि तुम हम 9 के 9 कैप्टन्स को कभी जिंदगी में भी हरा पाओगे? जिस पर आस्था बोलता है मैं जानता हूँ कि मैं बहुत वीक हूँ और मेरे पास मैजिक भी नहीं है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना वीक हूँ, और मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि सारे कैप्टन्स कितने स्ट्रांग हैं। लेकिन अगर विजार्ड किंग बनने के लिए मुझे आप सबको हराना पड़ेगा तो मैं आप सबको हराऊंगा और एक दिन मैं जरूर बनूंगा विजार्ड किंग। जिसको सुनकर यामी जोर जोर से हंसने लगता है और आस्था से कहता है मुझे तुम पसंद आए बच्चे, मैं तुम्हें अपनी स्क्वाड में लूंगा और तुमसे काफी कड़ी ट्रेनिंग करवाऊंगा ताकि तुम विजार्ड किंग बन सको। और जिंदगी में पहली बार किसी ने आस्था के सपने पर विश्वास किया होता है, उस पर हंसा नहीं होता, जिस पर आस्था काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यामी को थैंक यू कहता है। इसके बाद आस्था का पेट खराब हो जाता है और वो हल्का होने के लिए बाथरूम में चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर सैकी आ जाता है जो आस्था से अपनी हार का बदला लेने आया होता है। आगे वो आस्था के ऊपर अपने मैजिक से एक लिजर्ड छोड़ देता है और अगर इसने आस्था को काट लिया होता तो उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन तभी यूनो आकर उसको बचा लेता है और सैकी को डराकर बोलता है सोचना भी मत कि तुम आस्था की टक्कर के हो या तुम आस्था को कभी जिंदगी में भी हरा पाओगे, और अब चुपचाप निकलो यहाँ से। जिस पर सैकी डर कर वहाँ से भाग जाता है और फिर आस्था और यूनो दोनों निकल जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। इसके बाद अगले सीन में कैप्टन यामी आस्था पर गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसने हगने में काफी ज्यादा टाइम लगा दिया। इसके बाद फिनरल अपने मैजिक से एक पोर्टल खोल देता है, जिसके बाद आस्था, यामी और उसके 2 मेंबर्स दोनों पहुंच जाते हैं ब्लैक बुल्स के बेस पर, जहां पर आस्था अब से रहेगा। इस पर आस्था खुशी खुशी अपने नए घर का गेट खोलता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है क्योंकि गेट पर अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से आस्था रॉकेट बनकर दूर गिर जाता है। यामी बोलता है स्वागत है तुम्हारा ब्लैक बुल्स के स्क्वाड में, और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, आस्था अपने नए घर का जैसे ही गेट खोलता है तभी वहां पर अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से आस्था रॉकेट बनकर दूर जाकर गिरता है। तभी यामी बोलता है स्वागत है तुम्हारा ब्लैक बुल्स के स्क्वाड में, और इसके बाद ये सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम क्लॉज होता है। वो ही उनसे कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे गरीब लड़का जो कि किसी रॉयल फैमिली का भी नहीं है उसको विलियम सर ने गोल्डन डॉन्स में रख लिया। कैसे? सोचना भी मत कि तुम अपनी जिंदगी कभी यहाँ पर खुशी से बिता पाओगे। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आस्था अपने नए टीममेट से मिलता है जहाँ पर कोई मजे से खाना खा रहा होता है, कोई चिल्ला रहा होता है और कोई तो तोड़ फोड़ कर रहा होता है, जिसको देखकर आस्था समझ जाता है कि ये लोग थोड़ा दिमाग से पैदल हैं। यामी बोलता है तोड़फोड़ करना बंद करो तुम सब लोग, और वो खुद पीछे की दीवार को ही तोड़ देता है। जिसके बाद आस्था बोलता है मेरा नाम आस्था है और मैं हाजी विलेज से आया हूँ, जिसे सुनकर सारे लोग शॉक रह जाते हैं कि आस्था इतने छोटे गांव से आया है और इतना गरीब है, लेकिन फिर भी उसने मैजिक नाइट एग्जाम को पास कर लिया। आगे फिनरल आस्था को बाकी लोगों से मिलवाता है। इस लड़की का नाम वेनिसा होता है और ये पता नहीं कौन से सस्ते नशे करती है, और ये आस्था के पास आती है और आस्था से बोलती है तो तुम्हारा नाम है आस्था, तुम्हें एक गर्लफ्रेंड चाहिए? जिसे सुनकर आस्था शर्माने लगता है और वो उसे मना कर देता है क्योंकि वो सिर्फ सिस्टर लिली से ही प्यार करता है, और शायद वेनिसा ने काफी ज्यादा पी रखी थी तो वो इसी वजह से आस्था के सामने ही उल्टी कर देती है। इसके बाद फिनरल आस्था को लक्ष्य से मिलवाता है जिसको लड़ाई करना बहुत ही पसंद होता है, और वो आस्था से पूछता है बताओ लड़ोगे क्या मुझसे? इसी बीच आस्था के पास एक को लड़का आ जाता है और उससे बोलता है ये मेरी बहन है,
और इससे तुम दूर रहना वरना मार डालूंगा मैं तुम्हें। जिस पे आस्था कहता है मैं जानता भी नहीं हूँ इस लड़के को कि ये लड़की कौन है भाई। आगे हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम ग्लॉच है और ये अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, मतलब बहुत ही ज्यादा। और फिर वो बाकी के मेंबर से भी मिलता है। तभी कैप्टन यामी कहता है जिस किसी को भी आस्था का टेस्ट लेना है वो ले सकता है। जिसे सुनकर मैग्ना उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है ठीक है तो मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, ये देखने के लिए कि तुम ब्लैक बुल्स को ज्वाइन करने के लायक भी हो या नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसा लड़का जो कि किसी रॉयल फैमिली का भी नहीं है वो डिजर्व करता है एक मैजिक नाइट बनना। और अगर तुम इस टेस्ट में पास हो गए तो तुम्हें मिल जाएगा ये मैजिकल रोब और तुम फाइनली एक मैजिक नाइट बन जाओगे। तो बताओ क्या तुम्हें चाहिए ये मैजिकल रोब? हाँ चाहिए मुझे, ये अभी के अभी चाहिए। आगे मैग्ना आस्था का टेस्ट लेता है और वो पहले तो आस्था से बहुत मुश्किल एक्सरसाइज करवाता है, लेकिन आस्था बचपन से ये सब करता आ रहा है तो वो आसानी से ये सब कर लेता है। और उसके बाद मैग्ना आस्था से कहता है कि ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट होगा जिसमें मैं तुम पर अटैक करूंगा और तुम्हें मेरे अटैक से बचना होगा। आगे मैग्ना आस्था के ऊपर अपने मैजिकल फायर बैट बॉल से अटैक कर देता है, जिस पर आस्था आसानी से उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है, जिसकी वजह से मैग्ना थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी फायर बॉल से अटैक कर देता है, जिसे आस्था डॉज नहीं कर सकता था क्योंकि वो इतनी बड़ी और फास्ट थी। लेकिन तभी आस्था अपनी ग्रीन वॉर से अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और उसकी तलवार को देखकर सारे के सारे लोग शॉक रह जाते हैं कि इसने इतनी बड़ी तलवार को कैसे उठाया। और आस्था अपनी तलवार को बैट की तरह यूज करता है और मैग्ना के अटैक को उसके पास वापस भेज देता है। इस पर कैप्टन यामी आस्था से बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि आस्था ना तो सिर्फ किसी के मैजिकल अटैक को कैंसिल या फिर खत्म कर सकता है बल्कि वो मैजिकल अटैक को डिफ्लेक्ट करके वापस भी भेज सकता है। और ये सारे लोग भी समझ जाते हैं कि आस्था कोई एरा गैरा नहीं बल्कि बहुत ही पावरफुल मैजिशियन है। इसके बाद मैग्ना आस्था के पास आता है और उसकी तारीफ करता है और उसे कहता है मुझे माफ करना, मैंने बोला था कि तुम छोटे से गांव से आए हो, असल में जो तुम्हारे बगल वाला गांव है मैं वहाँ का हूँ। जिसको सुनकर आस्था शॉक रह जाता है और ये सारे के सारे लोग भी आस्था की तारीफ करने लगते हैं। जिसके बाद चार्मी भी अपना केक आस्था को दे देती है। इसके बाद आस्था की सबके साथ थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है, लेकिन तभी ऊपर से एक लड़की चुपचाप से आस्था को देख रही होती है जो कि और कोई नहीं बल्कि वो नोएल होती है और वो पता नहीं क्यों आस्था पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। इसके बाद आस्था को फाइनली मिल जाती है उसकी ब्लैक बुल्स की रोब, जिसका मतलब है कि आस्था अब ऑफिशियली एक मैजिक नाइट बन चुका है और अब यहाँ से आस्था की जिंदगी का नया सफर शुरू होता है। इसके बाद ये सीन यहाँ पर कट होता है और अगले सीन में मैग्ना आस्था को उसका नया कमरा दिखाता है और उससे कहता है माफ करना दोस्त, यही एक बेकार सा कमरा पड़ा हुआ है हमारे पास। लेकिन आस्था इतने खराब से कमरे को भी पाकर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसको अपना खुद का कमरा मिला होता है और वो खुशी के मारे रोने लगता है। जिस पर मैग्ना आस्था से पूछता है तुम्हें ये कमरा सच में पसंद आया आस्था? हाँ बहुत ही पसंद आया। चर्च में हम सारे के सारे लोग इसे भी छोटे कमरे में एक साथ सोते थे और अब तो मेरे पास अपना खुद का कमरा है। इसके बाद आस्था अपने कमरे की सफाई करने लगता है। आगे आस्था और यूनो एक एक लेटर लिखते हैं वापस चर्च भेजने के लिए, ये बताने के लिए कि वो दोनों पास हो गए हैं। जिस पर यूनो का लेटर पढ़कर फादर और बाकी सब लोग खुश हो जाते हैं और पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन जब वो आस्था का लेटर पढ़ते हैं तो किसी को भी समझ नहीं लगता कि उसने क्या लिखा है क्योंकि आस्था की हैंडराइटिंग इतनी ज्यादा गंदी होती है कि किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसने क्या लिखा है। तो फादर सिस्टर लिली से कहते हैं क्या लिखा है उसने, कब तक वापस आ रहा है आस्था, क्योंकि वो जरूर से पास नहीं हो पाया होगा। इसमें लिखा है कि वो पास हो गया है। सारे के सारे लोग शॉक रह जाते हैं कि आस्था कैसे पास हो गया। तो मैक्स, सिस्टर लिली और बाकी सब लोग खुश हो जाते हैं, बस फादर थोड़ा सा उदास हो जाते हैं क्योंकि आस्था अब उनके पास नहीं आएगा। इसके बाद ये सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और अगले सीन में आस्था सुबह सुबह खुशी खुशी उठता है और अपनी रोब को पहनकर तैयार हो जाता है और जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर आता है तो वो अचानक से दीवार से टकरा जाता है। मैग्मा वहाँ आता है और उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक तो हूँ, लेकिन ये दीवार कल यहाँ पर नहीं थी, लेकिन आज अचानक से ये कैसे आ गई? ओ ये असल में हमारा कैसल अपने आप अपनी शेप को बदलता रहता है। जैसे कल हम दूसरी मंजिल पर थे और आज हम चौथी मंजिल पर हैं। तुमको थोड़े दिनों में इसकी आदत लग जाएगी। इसके बाद मैग्ना आस्था को पूरे कैसल में घुमाता है, किचन, लड़कियों का बेडरूम जहाँ पर वो लोग नहीं जा सकते, और इसके बाद यामी के बेसमेंट में जहाँ पर काफी सारे पेट्स लॉक होते हैं। मैग्ना बोलता है तो ठीक है आस्था, आज तक इन सब की देखभाल मैं करता आ रहा था और मुझे बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि आज से इन सब की देखभाल तुम करोगे।
और इन सब का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि यामी सर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अगर इनको कुछ भी हुआ। आगे आस्था यामी के पेट को खाना खिलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये पेट खाना नहीं आस्था को खाना चाहते थे। इसके बाद ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और रेस लगाने लगते हैं, लेकिन तभी उन दोनों के सामने एक लड़की आ जाती है जो आस्था को ऊपर से कल घूर रही होती है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ये होती है नोएल। और यामी ने आस्था के साथ इसको भी अपनी स्क्वाड में लिया होता है। तो मैग्मा बताता है आस्था इसने भी तुम्हारी ही तरह कल ही ब्लैक बुल्स को ज्वाइन किया है। आस्था आगे बढ़ता है और नोएल के साथ हैंडशेक करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन नोएल उसे हाथ नहीं मिलाती और बोलती है किसने तुम्हें परमिशन दी मुझसे बात करने के लिए, गंदी नाली के कॉकरोच। जिसको सुनकर आस्था गुस्सा हो जाता है। फिर यह लड़की बोलती है मैं नोएल सिल्विया हूँ, रॉयल फैमिली की। आगे हमें पता चलता है कि नोएल सिल्वर फैमिली की होती है, जिसका ये कैप्टन भी है। और इनकी रॉयल फैमिली पूरे किंगडम में दूसरे नंबर पे आती है विलियम की फैमिली के बाद। आस्था गुस्से से बोलता है कॉकरोच किसको बोल रही हो तुम? यहाँ पर तुम कोई रॉयल नहीं, तुम भी मेरी तरह ब्लैक बुल्स की मेंबर हो और हम दोनों एक टीममेट्स हैं। इस पर नोएल आस्था पर गुस्सा हो जाती है और वो अपने मैजिक से आस्था पर अटैक कर देती है। लेकिन नोएल का निशाना इतना ज्यादा खराब होता है कि उसका अटैक आस्था की जगह जाकर मैगुना को लग जाता है। मैगुना उठकर बोलता है मुझे क्यों मारा तुमने, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा था। जिस पर नोएल बोलती है मुझे तुम पसंद नहीं हो इसलिए। क्या बोला तुमने? तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम्हें सीनियर की कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अगर तुमको ब्लैक बुल स्क्वाड में रहना है तो तुम्हें अपनी सीनियर की इज्जत करनी होगी। जिस पर नोएल मैगुना से कहती है मैं खुद नहीं आना चाहती थी स्क्वाड में, और वो ब्लैक बुल्स के रोब को उनके सामने फेंककर वहां से चली जाती है। इसके बाद ये सीन यहाँ पर कट होता है और अगले सीन में आस्था अपने बेस के बगल वाले बगीचे में ऐसे ही घूम रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर एक वाटर अटैक आ जाता है। अब ये कहाँ से आ गया? आगे वो थोड़ा और अंदर जाता है और वो देखता है कि नोएल प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो चाहे कितना भी ट्राई कर ले उसका निशाना कभी भी सही से लगता ही नहीं है। और इसी की वजह से उसकी रॉयल फैमिली में सब उसका मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि वो अपने सभी बहनों भाइयों में सबसे ज्यादा वीक थी और इसीलिए उसके भाई बहन उसे और ज्यादा नफरत करते थे। आस्था चुपचाप नोएल को देख रहा होता है और तभी नोएल आस्था को देख लेती है और आस्था को देखकर नोएल को लगता है कि अब आस्था सबकी तरह उसका मजाक उड़ाएगा और वो आस्था के ऊपर अपने मैजिक से अटैक कर देती है, लेकिन वो अपने मैजिकल पावर को संभाल नहीं पाती और खुद के ही मैजिकल अटैक में फंस जाती है, क्योंकि नोएल रॉयल फैमिली की होती है और इसी वजह से उसके पास काफी ज्यादा मैजिकल पावर होती है और वो खुद के ही बहुत बड़े और काफी स्ट्रॉन्ग अटैक में फंस गई होती है। इसके बाद ये सभी लोग भी बाहर आकर देखने लगते हैं कि नोएल खुद ही अपने अटैक में फंस गई है। तो फिनरल बोलता है हमें जल्दी ही कुछ करना होगा वरना नोएल खत्म हो जाएगी, जिसके जवाब में यामी कहता है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उस चीज पर हमने अपना मैजिक यूज किया तो हम नोएल को भी हर्ट कर देंगे और अब केवल वही है जो कुछ कर सकता है। फिनरल पूछता है कौन? और तभी नोएल के अटैक से आस्था सीधा उड़कर यामी के हाथों में आकर गिर जाता है। यामी बोलता है बिल्कुल सही टाइम पे आए हो तुम, मैं तुमको ही ढूंढ रहा था और अब वहाँ ऊपर जाओ और अपनी तलवार से नोएल के अटैक को खत्म कर दो। आस्था कहता है हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं वहाँ ऊपर जाऊंगा कैसे? उसकी चिंता तुम मत करो बच्चे। और यामी आस्था को उड़ाकर जोर से नोएल के पास फेंक देता है और आस्था अपने एंटी मैजिक से नोएल के मैजिक को खत्म कर देता है और नोएल को बचा लेता है। फिर ये दोनों नीचे गिरने लगते हैं और तभी फिनरल अपने मैजिक से इन दोनों को बचा लेता है। यामी जोर जोर से हंसने लगता है और आस्था से कहता है मुझे तुम बहुत पसंद हो लड़के। और तभी नोएल भी होश में आ जाती है और उसे लगता है कि आस्था अब सबकी तरह उसका मजाक उड़ाएगा कि उसे मैजिक का यूज सही से नहीं करना आता, लेकिन आस्था उसके पास आता है और उसकी तारीफ करने लगता है और वो उसे कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर है और अगर तुम अपने मैजिक को कंट्रोल करना सीख गई तो तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगी। जिसके बाद ये सारे के सारे लोग भी नोएल की तारीफ करने लगते हैं और उसे कहते हैं चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख सको। इसे सुनकर नोएल भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो समझ जाती है कि उसे उसकी फैमिली से भी बहुत ज्यादा अच्छी फैमिली मिल चुकी है। आस्था नोएल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और इस बार नोएल आस्था के हाथ को पकड़कर खड़ी हो जाती है और इसके बाद नोएल को आस्था थोड़ा अच्छा लगने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है।